मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? ऑल गुड। चलो शुरू करते हैं आज का चैप्टर। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, बहुत ही मजेदार चैप्टर है। एक ऐसी कहानी जिसने भारत की किस्मत को तय किया, इंडिया की किस्मत को तय किया। लोगों की एस्पिरेशंस, लोगों की आशाएं जो ब्रिटिश टाइम में वो लोग लगाया करते थे। ब्रिटिश टाइम में लोगों को ये आशाएं होती थी कि कभी तो हम ब्रिटिशर से आज़ाद होंगे, कभी तो हम इस गुलामी की जिल्लत भरी जिंदगी से आज़ाद होंगे, इस गुलामी की घटिया जिंदगी से हम आज़ाद होंगे और एक ऐसा भारत बनाएंगे जिसमें सबको अधिकार प्राप्त होंगे, जिसमें सबकी रेस्पेक्ट होगी, जहां पर सब लोगों को एक सही वे में टैकल किया जाएगा। एक ऐसी रेस्पेक्ट वाली लाइफ उनको मिलेगी जो उनको अभी तक नहीं मिली। तो वो समय आ गया था, ठीक है, ये वो समय आ गया था जिससे इंडिया के लोगों को एक नई जो आशाएं हो गई थी, नई उम्मीदें हो गई थी, क्योंकि 1945 में वर्ल्ड वार खत्म होने को थी और भारत को ब्रिटिशर आजाद करने। ओके, तो ये चीजें हैं। तो शुरू करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्या फ्रेमवर्क रहा, कैसे कुछ रहा, वो सारी चीजें, ठीक है। तो बहुत ही बेहतरीन लेसन है, ठीक है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान। ओके, ये है आपका चैप्टर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन लेसन है, बहुत ही अलग है ये। सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है एक्चुअल में। देखिए, तो इसे शुद्ध हिंदी में हम अगर शुद्ध हिंदी में ट्रांसलेट करें तो इसे संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं? संविधान। ओके, संविधान, ठीक है, इसको कहेंगे संविधान। ओके, संविधान कहेंगे। ओके, लेकिन संविधान भी क्या होता है ये भी नहीं पता कि संविधान क्या होता है। तो एक्चुअल में क्या होता है, किसी भी गवर्नमेंट को चलाने के लिए या किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए कुछ रूल बनाने पड़ते हैं। चाहे वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो, चाहे किसी भी तरह की हो, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची गवर्नमेंट हो, तो उसमें क्या है, बेसिक कुछ रूल रेगुलेशन बनाने होते हैं, कुछ नियम बनाने होते हैं, उस पे वो गवर्नमेंट रन करती है। एक ट्रैक दे दिया जाता है कि इस ट्रैक पे आपको चलना है, ये रूल हमने बना दिए हैं और आपको इसी को फॉलो करना है। जो रिटर्न में पहले से उनको दे दिया गया वो कॉन्स्टिट्यूशन है। अब इसमें न केवल वहां के लीडर इसको फॉलो करेंगे, वहां के एग्जीक्यूटिव इसको फॉलो करेंगे, वहां की पब्लिक इसे फॉलो करेगी। इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन है। ये दो तरीके के हो सकते हैं। एक्चुअल में रूल बुक है कॉन्स्टिट्यूशन, क्या एक तरह से रूल्स हैं। ये किसी भी कंट्री को रन करने के लिए क्या है, ये रूल्स हैं। ओके, अब ये रूल जो है कहीं पे लिख दिए जाते हैं, कहीं पे मान लीजिए रिटर्न फॉर्म में हो जाते हैं, कहीं पे नहीं लिखे जाते, कहीं पे लिख दिए जाते हैं तो ये रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है, कहीं पर लिख दिया जाए तो वो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है। और जहां पे ना लिखे जाए वहां पर ओरल कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है, ओरल फॉर्म, ओरल कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है। अब देखना ये है कि ओरल कॉन्स्टिट्यूशन कैसे काम करता है, ये चीजें कैसे काम होती है। तो जैसे कि मैं कहूं, इंग्लैंड की बात करता हूं, राजा रानियों के रूल है वहां पे। वैसे तो खैर पार्लियामेंट्री सिस्टम है फिलहाल वहां पे, राजा रानी सिर्फ नाम के राजा रानी है, बाकी सारा काम वहां की ब्रिटेन की पार्लियामेंट करती है, जो यूके की पार्लियामेंट लंदन में बनी हुई है, जिसको कहते हैं इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली। लंदन की, इंग्लैंड की जो पार्लियामेंट है, इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली। लेकिन क्या है कि जो रूल ब्रिटिश टाइम में, उस समय जब वो लोग 1801 में यूके बने थे, उस समय जो रूल बने थे ओरल ट्रेडिशन में जो फॉलो किए जा रहे हैं, वैसे वो चल रहा है आज भी वहां पे। जैसे किसी फैमिली के अंदर देखो, आप किसी फैमिली के अंदर देखिए, कोई किसी फैमिली में रिटर्न में कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन सब लोगों को पता है कि भाई हमारे परिवार में रहने के हमारे नियम क्या है, क्योंकि पेरेंट अपने बच्चों को सिखा देते हैं और वो बच्चे अपने बच्चों को सिखा देते हैं। तो कहीं पर कुछ किसी फैमिली में लिखा नहीं जाता कि भाई आपके लिए ये रूल रेगुलेशन है, इस घर में रहना है। तो इसी तरह से ओरल
रूल्स होते हैं, किसी को कुछ लिख के नहीं दिया जाता, लेकिन क्या एक्चुअल में उनको ट्रेडिशनली यानी कि पुराने टाइम से वो सिखा दिए जाते हैं, और वो सिखाने के बाद वो क्या बन जाते हैं, ओरल कॉन्स्टिट्यूशन बन जाते हैं। लेकिन रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है उसमें तो लिख कर दिया जाता है सब कुछ, उसमें तो सब कुछ लिख के दिया जाता है। जैसे मैं ये कहूं कि भाई इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटर्न फॉर्म में है, दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन यही है, रिटर्न फॉर्म में, ठीक है, बल्किएस्ट फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है बल्किएस्ट फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, बल्किएस्ट फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, ठीक है। अब समझने की बात ये है बेटा कि ये इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है तो इसमें इतनी बड़ी है क्या, इतना बड़ा है क्या कि इसको दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन कह रहे हैं हम। एक्चुअल में ये इतना बड़ा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एक तो 1946 से लेकर 1949 तक, ठीक है, 1946 से लेकर और 1949 के टाइम में एक तो बहुत टाइम इसको लगा लिखने में, बहुत टाइम लगा इसको लिखने में, लगभग 2 साल 11 महीने, 2 ईयर 11 मंथ, ठीक है, मंथ्स और 18 डेज इसको लगे लिखने में। एक तो बहुत लंबा टाइम लगा, और जब ये लिखकर तैयार हो गया तो इस तरह देखिए 1946 से 49 के बीच में जो है 2 ईयर 11 मंथ और 18 डेज लगे, बहुत टाइम लग गया। स्टार्टिंग हुई थी लगभग 9 दिसंबर से, 9 दिसंबर 1949 से स्टार्टिंग हुई थी और एंड हुआ था 26 नवंबर को, 26 नवंबर को एंड हुआ था। तो इस बीच में 9 दिसंबर से लेकर 26 नवंबर तक जो टोटल टाइम लगा वो 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। और फिर क्या लिख दिया गया, बहुत सारे आर्टिकल लिख दिए गए, जैसे 395 आर्टिकल लिख दिए गए, इतने सारे आर्टिकल उस समय लिख दिए गए, ओके। और इसके अलावा 12 पार्ट्स उस समय लिखे गए, 12 पार्ट्स लिखे गए, ओके। और उसके अलावा 8 शेड्यूल लिखे गए, 8 शेड्यूल्स, ठीक है, शेड्यूल्स लिखे गए, ठीक है, मतलब कि अनुच्छेद लिखे गए, भाग लिखे गए और अनुसूचियां लिखी गई। क्या लिखी गई, आर्टिकल को अनुच्छेद कहते हैं, हिंदी में इन्हें अनुच्छेद कहते हैं, पार्ट्स को भाग कहते हैं और शेड्यूल को अनुसूचियां कहते हैं। तो इस तरह से ये चीजें तैयार कर ली गई और ये कहा गया कि अगर इस समय मान लीजिए 1949 है, 1949 में ये कंप्लीट हो गया था, तो ये भी कहा गया कि इन फ्यूचर अगर किसी भी तरीके से इंडियन पीपल को ये लगे कि इसमें कुछ इंप्रूवमेंट किया जाना चाहिए, इसमें कुछ अमेंडमेंट होनी चाहिए, तो कर सकते हैं। अमेंडमेंट का जो अधिकार था वो 31 और 32 आर्टिकल में दिया गया था। एक हमें राइट दिया गया जिसको कहते हैं फंडामेंटल राइट नंबर 6, फंडामेंटल राइट नंबर 6, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का ऑप्शन दिया गया है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। देखो ध्यान से सुनो, इसमें ये कहा गया कि अगर कुछ लोगों को लगे कि भाई इसमें कुछ और ऐड किया जाना चाहिए या कोई चीजें रिमूव की जा सकती हैं तो कर सकते हैं। इस चीज को इसमें जो अच्छी चेंजिंग करने की जो बात होती है, चेंजिंग का मतलब है कुछ इसमें रिफॉर्म करना होता है, चेंजिंग या रिफॉर्म, कुछ रिफॉर्म करना होता है, उसको हम क्या कहते हैं, अमेंडमेंट, उसको क्या कहते हैं, अमेंड, ठीक है, ठीक, इसको क्या कहते हैं, अमेंडमेंट, इसको अमेंडमेंट कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, अमेंडमेंट्स। तो अमेंडमेंट की गुंजाइश रखी गई थी कि अगर किसी टाइम पे आगे आने वाले समय में इंडियन पीपल को लगे तो वो पार्लियामेंट में बैठ के इनमें कुछ चीजें ऐड भी कर सकते हैं और कुछ चीजें रिमूव भी की जा सकती है। जैसे कि बहुत सारी चीजें ऐड हुई और 1-2 चीजें रिमूव भी हुई हैं। उस समय फंडामेंटल राइट्स, प्रॉपर्टी राइट भी दिया गया था, 7 फंडामेंटल राइट्स होते थे, ठीक है। तो उनमें से एक प्रॉपर्टी राइट हटा दिया गया था, क्योंकि प्रॉपर्टी राइट मिलने के बाद में बच्चे क्या करते थे, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना छोड़ देते थे और अपने पेरेंट्स को आश्रम छोड़ आते थे। सोचो यार, पैसा ले लिया और पेरेंट को भगा दिया घर से, तो इससे बड़ी दिक्कतें होने लगी।
इससे बड़ी प्रॉब्लम होने लगी, तो उन्होंने ये किया कि भाई हटाओ इसको, आर्टिकल जो था प्रॉपर्टी राइट जो था उसको हटाया गया। ओके, तो कौन सी पॉइंट में लिखा गया कि अमेंडमेंट कर सकते हैं, कौन से आर्टिकल में लिखा गया, आर्टिकल 31 और 32 में, 31 और 32 में लिखा गया कि चाहे तो इसमें कुछ अमेंडमेंट या कुछ सुधार करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। ये कौन सा राइट है, ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमीडीज। आर्टिकल कौन सा है ये, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमीडीज। इसमें लिखा गया, बताओ भाई ये बात समझ आई कि नहीं आई, बताओ ये बात समझ आई कि नहीं आई। उस समय जो लिखा गया था उसमें कुछ बदलाव या चेंजिंग की जा सकती थी, मतलब अमेंडमेंट किया जा सकता है। ये बात किसमें लिखी गई है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमीडीज में। और एक बड़ी गजब की बात सुनो, एक और भी गजब की बात सुनो, B.R. अम्बेडकर जिसे फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, उन्होंने ये कहा कि ये वाला जो आर्टिकल नंबर 6 है, यानी कि ये राइट नंबर 6 जो है, ये हमारा फंडामेंटल राइट, ये हमारा फंडामेंटल राइट नंबर 6 है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की हार्ट एंड सोल है। कितनी गजब की बात कही उन्होंने। उसने कहा कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा और दिल है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का दिल है ये। ठीक है, हार्ट एंड सोल, इसको कहा था हार्ट एंड सोल। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का ये दिल है। ये एक बहुत अच्छी बात उसने कही थी। ठीक है, क्योंकि इसमें हम कर सकते थे अमेंडमेंट, जो चीज अच्छी ना लगे उसको हटाओ भाई, और जो अच्छी उसमें ऐड कर लो। ठीक है, अब देखो अमेंडमेंट हुए 1949 से लेकर 2021 तक। लास्ट अमेंडमेंट हमारा 104 अमेंडमेंट 2020 में हुआ है। ठीक है, लास्ट अमेंडमेंट हमारा जो अमेंडमेंट नंबर 104, यानी कि अब तक हमने 104 बार अमेंडमेंट कर लिए हैं, मतलब 104 बार हमने इसमें कुछ चेंजिंग, कुछ रिफॉर्म, कुछ ऐड, कुछ रिमूव किया है 104 टाइम। ठीक है, 104 बार अमेंड करने के बाद हमारे आर्टिकल बढ़ गए, हमारे पार्ट्स भी बढ़ गए और हमारे शेड्यूल भी बढ़ गए। अब वो है कितने एक्चुअल में, समझने की बात तो ये है कि वो है कितने। ओके, वो कितने आर्टिकल, कितने पार्ट्स और शेड्यूल हैं। ठीक है, ओके, तो देखिए अब वो हैं टोटल हमारे पास 470 आर्टिकल्स। ओके, कितने बड़े, दिमाग लगाओ कितने बड़े, 75 आर्टिकल बढ़ गए। उस समय 395 थे और अब देखो कितने हैं 470, 75 प्लस हो गए। उसमें कितने प्लस हो गए, दिमाग लगाओ कितने प्लस हुए, 75 प्लस। याद करने की ट्रिक बता रहा हूं कि आर्टिकल 75 प्लस हो गए और अब वो टोटल मिलाकर कितने हो गए 470 हो गए। ओके, फिर उसके बाद देखो पार्ट्स में भी कुछ प्लस हुए। इसमें प्लस हुए 13, इसमें 13 पार्ट प्लस हो गए। कितने प्लस हो गए देखो, इसमें प्लस हुए 13 पार्ट। ये देखिए 13 पार्ट प्लस हुए इसमें, और 13 पार्ट प्लस होने के बाद ये हो गए 25 पार्ट्स। दो बात समझ में आ गई, इसमें तो 75 प्लस हुए और इसमें 13 प्लस हुए। ओके, और ये जो शेड्यूल है इसमें 4 प्लस हुए, 4, इसमें 4 प्लस हुए। ये देखो इसमें हुए 4 हुए प्लस, और ये कितने बन गए, ये बन गए 12 शेड्यूल्स। ठीक है, ये बन गए 12 शेड्यूल्स। अब ये प्रूव होता है कि दुनिया का इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन किसी का नहीं है। अगर ठीक से पढ़ने भी बैठे तो पढ़ा नहीं जाएगा। पढ़ने बैठ गए ना तो पढ़ा नहीं जाएगा। इतने ज्यादा आर्टिकल किसी ने नहीं लिखे अभी तक। 470 आर्टिकल है और एक एक आर्टिकल के पार्ट्स हैं। आर्टिकल मान लीजिए कोई 22 पार्ट, आर्टिकल 22 है, आर्टिकल 22 का ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, ई पार्ट, जो पता नहीं कितने पार्ट है।
आर्टिकल 22 के भी एबीसी हैं। मान लीजिए आर्टिकल 51 हो गया, आर्टिकल 51 ए, आर्टिकल 52, 51 बी, सी, डी, ई, पता नहीं कितने कितने पार्ट है। एक आर्टिकल में बहुत सारे पार्ट है, मतलब एक बड़ी सारी मोटी बुक है। अगर आप लेके बैठ गए तो आप आधे घंटे के अंदर गारंटेड सो जाओगे, पूरी गारंटी के साथ सो जाओगे, क्योंकि वो पढ़े नहीं जाएंगे। बहुत टफ टारगेट होता है, बहुत ही टफ टारगेट है। ओके, तो मेरी पहली बात क्लियर हो गई यहाँ पे कि इसको दुनिया का बल्किएस्ट फॉर्म ऑफ आर्टिकल क्यों कहते हैं, बल्किएस्ट फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहते हैं, ये बात मेरी क्लियर हो गई है। ये बात मेरी क्लियर हो गई है कि इसको क्यों कहते हैं दुनिया का इतना बड़ा संविधान। ओके, क्यों टाइम बहुत लगा, और टाइम भी लगा और जो है आर्टिकल भी बहुत ज्यादा हो गए हमारे, तो इसलिए इसको बल्किएस्ट फॉर्म कहते हैं। एक बात, और रिटर्न में है, सब कुछ रिटर्न में, लीगल लैंग्वेज में, लीगल लैंग्वेज में, ठीक है। इसे लीगल लैंग्वेज देने वाले कौन थे, ड्राफ्टिंग कमेटी। इसको लीगल लैंग्वेज देने वाले जो थे उनका नाम मैं बता रहा हूं, ड्राफ्टिंग कमेटी। देखो, इसको लीगल लैंग्वेज देने वाला ड्राफ्टिंग कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी। ये देखो ड्राफ्टिंग कमेटी, ये ड्राफ्टिंग कमेटी लीगल लैंग्वेज देने वाली थी इसको। इसका हेड था डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, ज्ञानी मानव, सबसे ज्ञानी बुद्धिमानी जो जिसको कह सकते हैं, सबसे टैलेंटेड डॉक्टरेट वकील, ठीक है। तो इसका हेड था, ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड डॉक्टर भीमराव, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर। ओके, ये देखो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये इसका हेड था। और इसमें टोटल मेंबर थे 7, इसमें टोटल मेंबर थे 7, एक तो ये खुद हो गए और 6 मेंबर और थे। इन सब ने मिलकर इसको पूरी तरह से ड्राफ्ट कर दिया था। अच्छा, ये कब अपॉइंट हुए, 29 अगस्त को। ड्राफ्टिंग कमेटी कब बना दी गई थी, 29 अगस्त को, 29 अगस्त 1947, 1947 में ड्राफ्टिंग कमेटी बना दी गई थी। आजादी के 15 दिन के बाद, नहीं 14 दिन के बाद, इंडिया की आजादी हुई 15 अगस्त को, और उसके 14 दिन के बाद इसको ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड बना दिया गया था। और कौन कौन मेंबर थे, और कौन कौन मेंबर थे, अब देखो मेंबर्स, अदर मेंबर्स, ठीक है, अदर मेंबर्स कौन कौन थे। जैसे एक तो मेंबर था एन गोपाल, नंबर 2 मेंबर, नंबर 1 तो ये रहे, नंबर 1, ओके। दूसरा था एन गोपाल स्वामी, एन गोपाल स्वामी, ओके, एन गोपाल स्वामी आयंगर, गोपाल स्वामी आयंगर, ठीक है, एन गोपाल स्वामी आयंगर, ठीक है, ओके। दूसरा तो ये हो गया। तीसरा इसमें था अल्लादी कृष्णा स्वामी, तीसरा था इसमें अल्लादी कृष्णा स्वामी, ठीक है, अल्लादी कृष्णा स्वामी, ये देखो अल्लादी कृष्णा स्वामी, ये दूसरा हो गया। ये टोटल 7 थे, ये टोटल 7 थे। सबसे हेड पोजीशन पे थे भीमराव अंबेडकर, और दूसरे बाद आयंगर स्वामी, अल्लादी। अच्छा, भीमराव अंबेडकर के बारे में थोड़ी सी बातें बता देता हूं। बहुत ही सॉलिड पर्सन था ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ऐसे नहीं आया, अपने दम पर आया था। ये वेस्ट बंगाल से इलेक्शन लड़े और जीता, और फिर उसके बाद असेंबली में एंट्री हुआ था। क्योंकि असेंबली में एंट्री करना, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाली कमेटी में एंट्री करना आसान नहीं था, क्योंकि वहां पर वही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, वही वाला सिस्टम वहां पर भी वो चलता था। तो इसीलिए ये बड़ी मुश्किलों से वेस्ट बंगाल से जो इलेक्शन लड़के फिर जीता, और फिर इसको एंट्री की गई। यहाँ पे बड़ी मुश्किलों से एंट्री हुई है, लेकिन एंट्री करने के बाद जो रोल प्ले किया ना, गजब, बढ़िया, सॉलिड जिसको हम कह सकते हैं, वो काम इसने कर दिया जो कभी कोई दूसरा नहीं कर पाता। ये बेचारा एक लोअर कास्ट से था, ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, इन्होंने जो दलित कास्ट के लिए काम किए वो कोई नहीं कर पाएगा भाई, सच कह रहा हूं मैं। 1927 से लेकर 35 तक, जिस समय भारत आजाद भी नहीं हुआ था, टेंपल एंट्री मूवमेंट की थी इसने, मंदिर प्रवेश आंदोलन। छोटी जाति के लोगों को बेचारों को मंदिरों में नहीं जाने देते थे, उनके कुएं पानी पीने के अलग होते थे, उनसे गणित काम कराए जाते, झाड़ू पोछा लगवाना, उनसे जानवरों की खाल उतरवाना। छोटी जाति के लोग होते थे, इनको तंग करते थे लोग, टॉर्चर करते थे, हायर कास्ट के लोग तंग करते थे।
तब इन्होंने उन जाति के लोगों को अधिकार दिलाने के लिए उनका अलग ग्रुप भी बनाया, दलित ग्रुप एसोसिएशन। दलित का मतलब यहां ब्रोकन होता है, जिनको मेन स्ट्रीम से ब्रोक कर दिया गया हो, मतलब जो अपने साथ रख के राजी नहीं है। भाई ब्राह्मण कभी दलित ग्रुप को अपने साथ रख के राजी नहीं हुआ, कभी वो तैयार नहीं होते थे, तो बेचारे वो समाज से टूटे हुए लोग थे, ब्रोकन। दलित का मतलब होता है ब्रोकन, ब्रोकन बाय द मेन सोसाइटी, ब्रोकन बाय द मेन स्ट्रीम, तो वो टूटे हुए लोग थे। बी आर अंबेडकर ने उनको अधिकार दिलाने के लिए बहुत मेहनत की। ऐसे ऐसे रीति रिवाज होते थे, आप बिलीव नहीं करोगे कि देखकर आदमी को शर्म आ जाए खुद के आदमी कहने पर। देखो एग्जांपल देता हूं मैं, एक जगह की बात बताता हूं मैं। साउथ तमिलनाडु की तरफ कोई रिचुअल होता था, कोई परंपरा होती थी। उस परंपरा में मंदिर में 9-10 दिन जो है पूजा पाठ चलते थे। और इन जो लोअर कास्ट के लोगों को काम क्या होता था, लोअर कास्ट के लोगों को काम क्या होता था कि मंदिर के बाहर सीढ़ियों पर बैठकर आने जाने वाले ब्राह्मणों के पैर धोने होते थे। छोटी जाति के लोगों को मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर बड़ी जाति के लोगों के पैर धोने होते थे। बड़ा मुश्किल काम होता था। और फिर पैर धोले जाते, उनके धुलाए जाते, और वो मंदिर में क्या करने जाते हैं, पूजा करने जाते। ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने चले जाते, ये बेचारे वहीं पैड़े में बैठे रहते। और जो गंदा पानी, जो उनके पैर धुला हुआ पानी होता था, वो किसी तालाब झोड़ में इकट्ठा होता, और उस तालाब झोड़ में इन छोटी जाति के लोगों को नहाना होता था। दैट इज कंपल्सरी। कितनी अजीब बात है, गंदा पानी, पैरों का धोया हुआ पानी उस तालाब में इकट्ठा होगा, उस जगह पर छोटी जाति के लोगों को वहां नहाना पड़ेगा। इतना घृणित काम है ये, कितना घटिया काम था। इस तरह के टोटके होते थे, इस तरह की चीजें उनसे कराई जाती। तो बी आर अंबेडकर स्पेशली ये बात क्लियर करना चाहता था कि जब संविधान लिखा जाए तो छोटी जाति के लोगों के लिए जो मुश्किलें हैं इस समाज में, इस सोसाइटी में, वो खत्म कर दी जाए, उनको बराबरी का दर्जा दिया जाए। वो बेचारे पढ़ नहीं पाए पहले, वो ट्राइबल पीपल, वो लोअर कास्ट के लोग कभी पढ़ नहीं पाए, उनको रिजर्वेशन दिया जाए ताकि वो भी बेचारे अब आ सकें। वो गवर्नमेंट जॉब में उनको थोड़ी छूट दो ताकि वो बेचारे थोड़ा सा लेवल में आ सके, अपने परिवार को ठीक कर सके। उनको डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए, कलर, रिलीजन और कास्ट बेसिस पर, उनको रिलीजन और कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए। उनको उनके निक नेम से ना बुलाया जाए, निक नेम से बुलाते थे, उनकी बेइज्जती करते थे, झुक के खड़ा होना पड़ता था। जब भी कोई बड़ा जमींदार आ जाता, झुक के, जो गर्दन उठाएगा गर्दन काट देंगे। बड़ी जाति के लोगों के सामने झुक के खड़ा होना पड़ता, गर्दन नहीं उठा सकते। बड़ा अजीब माहौल होता था। बी आर अंबेडकर जैसे लोगों ने उनको संविधान में अधिकार दिलवाए, सिर ऊंचा करके चलने के लिए कहा गया। बहुत सारी कास्ट में देखो, साउथ में नायर कास्ट होती थी। नायर कास्ट के अंदर इतने रूल होते थे, बेटा बिलीव नहीं करोगे, मुझे बताते हुए थोड़ी सी लज्जा महसूस होती है कि वीडियो बन रहा है या आप लोग पढ़ रहे हो, मुझे थोड़ी लज्जा महसूस, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगा आपको इस बारे में कि साउथ में नायर कास्ट के लोग जो होते थे, ठीक है, जो नायर कास्ट के लोग होते हैं, उनका बड़ा थोड़ा अजीब माहौल होता था बेचारों का। साउथ में कुछ ऐसी कास्ट में जो बेचारे औरतें, उन बॉडी के अपर पार्ट पे कपड़े पहनना उनको अलाउड नहीं था। कितना घृणित काम है। बॉडी के कमर से ऊपर वो लेडीज कपड़े नहीं पहन सकते थे, ठीक है, बॉडी का अपर पार्ट वो खुला रखना पड़ता था। और जो वुमेन ऐसा करती उसको टैक्स देना पड़ता। अभी अभी कुछ दिनों पहले एक मूवी बनी है, बहुत गजब की मूवी बनी है। उस मूवी में दिखाया गया कि जो लोअर कास्ट की वुमेन थी, जब उनसे टैक्स लिया गया, क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर बॉडी पार्ट को ढक लिया था, बॉडी पार्ट को ढक लिया, जो कि वहां के रिच पीपल्स को अच्छा नहीं लगा, हायर कास्ट को अच्छा नहीं लगा। और वो लेडीज टैक्स देने से मना कर देती है कि भाई मैं इस चीज का कोई टैक्स नहीं दूंगी, मैंने कपड़े पूरे पहने, इसमें कोई टैक्स, किसी बात का भी कोई टैक्स नहीं है। तब फिर लोग वहां आए और उनको टॉर्चर करने लगे। आखिरी में उस लेडीज ने, बिलीव नहीं करोगे, जो किया बड़ा अजीब था, बताने में तो भी थोड़ा सा ऐसा अजीब सा महसूस होता है। उस लेडीज ने टैक्स के बदले तलवार से बीचों बीच यहां से काट कर थाली में परोस दिया, ले जाओ टैक्स, ले जाओ, ये लो टैक्स लो, मरो, डूब के मरो। मतलब इतने घृणित काम होते थे। मतलब बिलीव नहीं होता कि सोसाइटी में इस तरह के नियम भी होते थे। लेकिन संविधान बनने के बाद गारंटीड मिली। जब उस लेडीज ने टैक्स नहीं दिया और उसको टॉर्चर किया गया, तब उस लेडीज ने गुस्से में आकर, ऐसा भी होता था। तो
क्या संविधान लिखा जा रहा है, इन चीजों के बारे में पूरी चीजें सोची जाएगी, दिमाग लगाया जाएगा भी ऐसा कुछ रूल बनाए ताकि इंडिया में छोटी जाति के लोगों को थोड़ा सा जो है थोड़ा सा उनको रिलैक्स मिले, कुछ तो हो उनके लिए, कुछ तो हो बेचारे लोगों के लिए। ठीक है, तो ये चीजें वो लिखने वाले थे। तो ये है B.R. अम्बेडकर, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड, जिसको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ओके, इसके अलावा N. गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी और भी मेंबर थे। ठीक है, और भी मेंबर थे, कन्हैया लाल मणिकलाल, नंबर 4 कन्हैया लाल मणिकलाल, इसका पूरा नाम था कन्हैया लाल मणिकलाल। ओके, नंबर 5 में आएगा सैयद मोहम्मद सादुल्ला। ठीक है, ये देखिए सादुल्ला, इसको शॉर्टकट में लिख दिया मैंने सादुल्ला, सैद का मतलब सादुल्ला। ओके, उसके बाद नंबर 6, ठीक है, नंबर 6 पे कौन थे? एन माधव राव, एक ये मेंबर भी था भाई। एक 7 नंबर पे एक और बता देता हूं, डीपी खेतान, एक ये मेंबर भी था भाई, डीपी खेतान। ओके, तो ये सारे मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन में जो है कमेटी के, ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर रहे। 1 भीमराव अम्बेडकर, 2 एन गोपाल स्वामी अय्यर, उसके अयंगर, ओके, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर 3 नंबर पे, 4 नंबर पे कन्हैया लाल मणिकलाल, ओके, 5 नंबर पे सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ओके, 6 नंबर पे एन माधव राव और 7 नंबर पे डीपी खेतान। इस तरह के मेंबर ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर रहे। टोटल कमेटियां संविधान लिखने में जो तय की गई थी, जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी है, ठीक है, इस तरह की 8 कमेटियां थी, 8 कमेटियां सेट की गई थी और वो पूरे हर चीज में बात करना चाहते थे। लैंग्वेज के ऊपर बात करना चाहते थे कि देश की नेशनल लैंग्वेज क्या होगी, वो स्टेट्स में बात करना चाहते थे कि स्टेट्स कैसे बनाए जाएंगे, वो बात करना चाहते थे स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट को कौन कौन सी पावर होगी, यूनियन गवर्नमेंट क्या कर पाएगी और क्या नहीं कर पाएगी, स्टेट गवर्नमेंट को क्या करना होगा और क्या नहीं करेंगे वो लोग। इस तरह की यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट भी तैयार करनी थी। ठीक है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, जैसे उस समय यूनियन लिस्ट में 97 टॉपिक डिसाइड किए गए थे, यूनियन लिस्ट में 97 टॉपिक डिसाइड किए गए थे। ओके, और स्टेट लिस्ट में उस समय टॉपिक डिसाइड किए गए 66, यूनियन लिस्ट में 97, स्टेट लिस्ट में 66, और फिर तीसरी जो लिस्ट बनाई गई थी कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें दोनों मिलके रूल बना सकते थे। जहां पर आपस में डिस्प्यूट होगा वहां पर यूनियन गवर्नमेंट की बात मानी जाएगी। पहली लिस्ट यूनियन लिस्ट, ठीक है, कितने टॉपिक? 97 टॉपिक। दूसरी लिस्ट स्टेट लिस्ट, कितने टॉपिक? 66 टॉपिक। तीसरी लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट, कितने टॉपिक? 47 टॉपिक उस समय दिए गए थे, ताकि एक जगह प्रेशर ना बने, यूनियन गवर्नमेंट में ज्यादा प्रेशर ना बने, वर्क बांट लिया जाए, स्टेट गवर्नमेंट को भी काम दो। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट भी काम करेगी, ठीक है, ताकि प्रेशर ना बने। स्टेट को थोड़ी फ्रीडम भी दो, स्टेट गवर्नमेंट को थोड़ी फ्रीडम दो ताकि वो अपने एरिया का डेवलपमेंट कर सके, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कर सके, रोड डेवलपमेंट कर सके, ठीक है, अलग अलग प्रकार के वो डेवलपमेंट कर सके, इस तरह के डेवलपमेंट वो कर सके। ठीक है, ये उनको अधिकार दिए गए। इस तरह की बहुत सारी चीजें वो करने वाले थे। ओके, और फिर उसके बाद जो है, ठीक है बेटा, उसके बाद में वो क्या करने वाले थे? इंडिया का संविधान लिखने की तैयारी करने वाले थे। ठीक है, अब ये सब कैसे लिखा जाएगा, क्या इसका सिस्टम होगा, वो सब चीजें हम डिसाइड करेंगे। बेटा हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे और इसके बाद हम आगे अब हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ चीजें एक बार फिर रिपीट कर देता हूं आप लोगों को। जैसे कि हमने डिसाइड किया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है 1946 से 1949 के बीच लिखा गया। ओके, और 9 दिसंबर को शुरू हुआ था, 26 नवंबर को खत्म हुआ ये। ओके, और टोटल 11 मंथ, 2 ईयर, 11 मंथ और 18 डेज लगे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में, और बहुत सारे आर्टिकल लिख लिए गए, 395 आर्टिकल, 12 पार्ट्स और 8 शेड्यूल, जो कि फिर बाद में अमेंडमेंट होने के बाद 104 अमेंडमेंट 2020 में हो चुके थे।
2020 में 104 अमेंडमेंट हो चुके हैं और उसमें ऐड किए गए आर्टिकल लगभग 75 है, तो टोटल 470 हो चुके हैं। ओके, फिर 12 पार्ट्स थे, तो उनमें ऐड करने के बाद 13 ऐड करने के बाद वो 25 पार्ट्स हो चुके हैं। ओके, 8 शेड्यूल पहले थे जिसमें 4 शेड्यूल ऐड हुए, तो वो 12 शेड्यूल्स हो चुके हैं। ठीक है ना, यहां तक हमने समझ लिया था। कॉन्स्टिट्यूशन दो टाइप का होता है, ओरल और रिटन। ओके, और बात आती है कि कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने का क्रेडिट किसको जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन को लीगल लैंग्वेज देने का क्रेडिट किसको जाता है, तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। उन्हीं को ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड बनाया गया और वही फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, वही फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। उनके साथ 6 मेंबर और थे, जैसे मैंने बताया, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी और सैयद मोहम्मद सादुल्ला, और उसके बाद में एन माधव राव, और एक जो बच गए थे डीपी खेतान। ठीक है, ये 7 मेंबर थे जिन्होंने मिलकर लिखा। अब आगे बढ़ते हैं, इसकी हिस्ट्री क्या है, कैसे शुरू हुआ और कैसे किसने क्या किया। ठीक है, ओके, तो देखते हैं आगे। ओके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेकिंग मतलब हिस्ट्री, मेकिंग मतलब उसकी हिस्ट्री। ओके, उसकी हिस्ट्री क्या है, संविधान के बारे में कैसे शुरुआत हुई, कैसे नहीं हुई, वो पूरा माहौल समझ लेते हैं। ठीक है, पूरा माहौल हम यहां पर स्टडी करेंगे। उस माहौल में समझ आएगा हमें कि ये सब चीजें पॉसिबल कैसे हो पाई, ब्रिटिशर्स ने इंडिया को क्यों छोड़ दिया, क्या रीजन था, ब्रिटिशर्स क्यों इंडिया से परेशान हो गए, ऐसा क्या कर दिया इंडिया के लोगों ने कि उनको छोड़ के जाना पड़ा। ठीक है, ओके, इंडिया के अंदर ऐसा क्या माहौल बन गया कि ये चीजें बहुत पॉसिबल हो गई एकदम से। ठीक है, देखो, ओके, 1946 की बातें। ठीक है, ये देखिए 1946 से पहले 1945 में वर्ल्ड वार एंड हुई बेटा, ये ध्यान रखना। 1945 में वर्ल्ड वार सेकंड एंड हुई, वर्ल्ड वार, ठीक है, वर्ल्ड वार सेकंड एंड हुई। ओके, एंड हुई, और एंड होने के साथ ही जापान और जर्मनी जैसे कंट्री ने सरेंडर किया। जापान के हिरोशिमा पर और नागासाकी पर एटम बम गिराए गए और उनको सरेंडर करा दिया गया। 6 अगस्त को हिरोशिमा पर 1945 में बम गिराया गया। उस बम का नाम, जो बड़ा सा एक एटम बम था जिसका नाम लिटिल बॉय रखा गया, बड़ा सा बम लेकिन नाम लिटिल बॉय रखा गया, और उसके ऊपर गिरा दिया गया। वो पूरा आइलैंड तबाह हो गया। ठीक है, ये कब की बात थी, 6 अगस्त की। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा तबाह कर दिया गया। हिरोशिमा, ओके, हिरोशिमा कहां है बेटा, जापान में है। ठीक है, जापान के एक शहर को तबाह कर दिया गया, पूरी तरह खत्म कर दिया गया। कहते हैं कि उसके बाद वहां पर बहुत साल तक तो घास तक भी नहीं उगी, भयंकर हालात कर दी थी वहां पे। ठीक है, इतनी ज्यादा गर्मी, हीट के लोग झुलस गए, मर गए बुरी हालात में। ओके, फिर उसके बाद में 9 अगस्त को 1945 में एक और बम गिराया गया, वो था नागासाकी। ठीक है, नागासाकी आइलैंड पर बम गिराया गया और ये भी पूरी तरह तबाह कर दिया गया। इसमें जो बम गिरा था उसका नाम था लिटिल बॉय, लिटिल बॉय गिराया गया था। इस पे लिटिल बॉय एटम, ठीक है, एटम बम गिराया गया था। ओके, और जो दूसरे पे बम गिराया गया नागासाकी पे, उसका नाम था फैट मैन। देखा जाए तो फैट मैन का वजन कम था, लेकिन फिर भी उसका नाम फैट मैन रखा गया। और लिटिल बॉय का वजन कम था, लेकिन उसका वजन ज्यादा था, लेकिन उसको लिटिल बॉय कहा गया। ठीक है, ऐसे भी कोई बम के नाम रखता है क्या, गलत बात है ये तो। थोड़ा सही तरीके से नाम रखना चाहिए, ये थोड़ी ना मतलब हुआ फैट मैन गिरा दिया इन्होंने। अब ऐसा लगता है कि मोटा आदमी गिरा दिया, दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि छोटा बच्चा गिरा दिया, फैट मैन गिरा दिया, लेकिन ये तो बम थे, ये बच्चे नहीं थे, ये तो बम थे। ठीक है, एटम बम गिरा दिए गए। ओके, और उसके बाद उनकी हालत खराब हो गई। जापान ने 6 दिन के बाद ही सरेंडर कर दिया, जापानियों ने 6 दिन के बाद ही सरेंडर कर दिया। वो हाथ जोड़ लेते हैं किनके आगे, अमेरिका के आगे, भी हमें माफ कर दो, गलती हो गई। ठीक है, क्योंकि उन्होंने अमेरिका को जानबूझ के इस युद्ध में जो इनवाइट कर लिया था। एक्चुअल में उन्होंने 1941 में जापानियों ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पे अटैक कर दिया था। अमेरिका का नेवी पोर्ट एरिया पर्ल हार्बर, ये उनकी बड़ी मिस्टेक थी, जिसका
हर जाना यहाँ जो है अमेरिका के ऊपर जानबूझ के जो बॉम्ब गिराया उसकी वजह से हुई, ठीक है। ये घटना किस वजह से हुई? पर्ल हार्बर की वजह से। ये सब जो कुछ हुआ है वो पर्ल हार्बर इवेंट था, पर्ल हार्बर, ठीक है, पर्ल हार्बर, ठीक है, जो अटैक हुआ था अमेरिका के नेवी पोर्ट पे, ठीक है, यूएसए। तो यूएसए पे जापानियों ने, ठीक है, अटैक ऑन यूएसए, ठीक है, अटैक बाय जापान, जापान ने अटैक किया था 1941 में। तो उस वजह से अटैक बाय जापान, अटैक ऑन यूएसए। तो पर्ल हार्बर जो कि एक नेवी पोर्ट है अमेरिका का, ठीक है, वहां पर अटैक हुआ था, जिसका रिजल्ट ये रहा। उसका रिजल्ट ये था, अगर जापानी जर्मनी वालों के बहकाव में ना आकर एक्चुअल में ये बेचारे हिटलर के चक्कर में फंस गए इनको हिटलर ने लपेट लिया अपने साथ। हिटलर ने 1936 में एक एग्रीमेंट किया था, आपको बता दूं, रोम बर्लिन टोक्यो एग्रीमेंट, ठीक है, जिसमें 3 लीडर मेन थे। एक तो जापानी लीडर था, एक हिटलर था और एक इटली का मुसोलिनी था। इटली का मुसोलिनी, जर्मनी का क्या नाम है, हिटलर, और जापानियों में था कोई, मुझे याद नहीं है उसका नाम क्या है। तो इन तीनों ने एग्रीमेंट कर लिया और ये अपने आप को बहुत तुर्रम खान समझने लगे थे बहुत बड़े तुर्रम खान समझ, और उनके बहकाव में आकर उन्होंने यूएसए पे अटैक कर दिया, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि इनके दोनों नगर, दोनों आइलैंड तबाह हो गए बिल्कुल। और आखिरी में कुछ 6 दिन के बाद बेचारे सरेंडर कर देते हैं, सरेंडर कर देंगे। कितनी तारीख को सरेंडर किया? 15 अगस्त को, 15 अगस्त को 1945 में सरेंडर किया। इसके 2 साल के बाद हमारा इंडिया भी आजाद हो जाता है, इंडिया इंडिपेंडेंट, इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ। इसके 2 साल के बाद इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, ठीक है, ओके। और वो कब हुआ इंडियन इंडिपेंडेंट? 15 अगस्त 1947, 2 साल के बाद, आफ्टर 2 ईयर इंडिया आजाद हो गया। आपको नहीं लगता इसमें कुछ चीटिंग की ब्रिटिश ने हमारे साथ? मतलब 15 अगस्त को वो लोग सरेंडर करते हैं और बेचारे दुख दिवस मनाते हैं, सोरो डे मनाते हैं कि भाई बहुत बड़ा हुआ, और जापानी सरेंडर कर देते हैं। और वही डेट जानबूझ के ब्रिटिशर्स ने हमें भी दी आजादी की। ये आजादी की डेट 17 अगस्त भी हो सकती थी, ये 13 अगस्त भी हो सकती थी, ये 20 अगस्त भी हो सकती थी, लेकिन 15 ही क्यों थी? लॉर्ड माउंटबेटन अच्छे से जानता था कि एशिया के 2 पावरफुल कंट्री है जो पूरे एशिया पे राज कर सकते हैं, जापान और इंडिया। इन दोनों को कभी एक नहीं होना चाहिए। अब वो जाते जाते भी डिवाइड एंड रूल कर गए, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। उन्होंने इंडिया और जापान को कभी एक नहीं होने दिया। जिस दिन हम इंडिपेंडेंट डे मनाते हैं और खुश होते हैं, उस दिन वही दिन उनके यहां पर सोरो डे मनाया जाता है। सब जगह पर छुट्टियां होती है, सारे डिपार्टमेंट छुट्टी पे होते हैं, सोरो डे मनाते हैं। तो बड़ी हिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग है, मतलब क्रिएटिव है, इंटरेस्टिंग है, बड़ी सोच समझ की चीजें होती हैं, ठीक है, ओके। लेकिन कुछ कुल मिला के माहौल बदल गया था। अब इंग्लैंड के लोग वार में बहुत दिनों तक हिटलर के साथ लड़े थे। इंग्लैंड यानी कि यूके के लोग बहुत दिनों तक हिटलर के साथ लड़े थे, वो थक चुके थे, उनकी आर्मी खत्म हो गई, वेपन्स खत्म हो गए। ऊपर से महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग इंडिया के अंदर से उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, ठीक है। एक तरफ महात्मा गांधी और उनके सारे सपोर्टर, और एक तरफ सुभाष चंद्र बोस और उनकी आजाद हिंद फौज 5 ब्रिगेड के साथ तैयार, और जर्मनी और जापानियों का साथ लेकर इंडिया में कूद पड़ी। जर्मनी और जापानियों का साथ लेकर इंडिया में बोस की सेना कूद पड़ी ब्रिटिशर्स को भगाने के लिए। जर्मनी इंग्लैंड का दुश्मन और जापान भी इंग्लैंड का दुश्मन और सुभाष चंद्र बोस भी इंग्लैंड का दुश्मन। तो दुश्मन भाई भाई, इसमें दिक्कत क्या है? तो वो इन तीनों का साथ लेके वो कूद पड़ा था। एक तरफ आईएनए आजाद हिंद फौज, ठीक है, बाई सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, उन्होंने तैयार की, बोस ने, ओके। और उधर महात्मा गांधी मूवमेंट, एक तरफ महात्मा गांधी जी की मूवमेंट, ठीक है, जो कि महात्मा गांधी मूवमेंट
जो कि 1942 से शुरू हो चुकी थी। 1942 से 6 अगस्त थे 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट ये शुरू की गई थी। ठीक है, तो इस तरह से अंदर से महात्मा गांधी ब्रिटिशर्स को तंग करने पे तुले हुए थे। ब्रिटिशर्स आते, टॉर्चर करते, डंडे मारते, पकड़ के 5 आदमियों को जेल में बंद कर देते। 50 पीछे खड़े हुए हैं, वो कह रहे हमें भी बंद करो, हम भी जेल में जाएंगे। ठीक है, 50 को अंदर बंद करते, 5000 पीछे खड़े हुए हैं, 5000 करे हमें भी जेल में बंद करो, चलो हम भी जाएंगे, चलो करो। फिर एक क्राइम नहीं है, तुम्हारा कोई क्राइम नहीं है, एक ब्रिटिशर घुमा के थप्पड़ मारा, लो क्राइम कर दिया ना, अंदर डालो, चलो अब अंदर डालो, देखते तुम्हारे पास कितनी जेल है। जेल भरो आंदोलन, बहुत बड़े लेवल पे भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जेल भरो आंदोलन चल रहा था। 1942 से लेकर 1945 3 साल तक उधर इंग्लैंड के लोग वर्ल्ड वार लड़ रहे हैं। 1939 से कंटिन्यू बेचारे, 1939 से 45 तक लगभग 6 साल तक वो युद्ध लड़ रहे हैं। इधर इंडिया के अंदर बवाल हो गया है, महात्मा गांधी नहीं मान रहे हैं। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया है। किस किस चीज को संभाले भाई, समझ नहीं आ रहा कि वर्ल्ड वार को संभाले कि गांधी को संभाले कि इधर सुभाष चंद्र बोस को संभाले, किसको संभाले, समझ नहीं आ रहा। ठीक है, चीजें समझ नहीं आ रही है। उधर मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान 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 चिल्ला रहे हैं, पाकिस्तान दे दो पाकिस्तान। अरे आजाद तो लोग कम से कम पहले आजाद हुए नहीं, पाकिस्तान पहले दे दो, पाकिस्तान दे दो, क्या मतलब हुआ। ठीक है, मतलब बड़ा माहौल बन गया था। आखिरी में ब्रिटिशर्स ने वर्ल्ड वार के एंड के टाइम में डिसाइड किया, ये वर्ल्ड वार एंड हुई और वर्ल्ड वार के एंड में डिसाइड कर लिया 1945 में कि भाई इंडिया को छोड़ देंगे, हम हाथ जोड़ लेते हैं, हमारी गलती होगी, हम इंडिया में आ गए, हम इंडिया को छोड़ के जाने को तैयार है। ठीक है, वहां गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया। उस समय लेबर पार्टी गवर्नमेंट हुआ करती, लॉर्ड एटली। इंग्लैंड में लेबर पार्टी गवर्नमेंट 1945 में बन गई थी। लॉर्ड एटली, प्रधानमंत्री एटली। ठीक है, लॉर्ड एटली, प्रधानमंत्री एटली, तो उनकी गवर्नमेंट बन गई थी। तो उन्होंने डिसाइड किया कि इंडिया को हम आजाद करने को तैयार है, तैयार करो इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारत को आजाद कर दो। लेकिन आजाद करके दोगे किसको, पता तो ये भी चलना चाहिए भाई हम किसको हैंडओवर करें, कि मुस्लिम लीग को हैंडओवर करें, कि भाई कांग्रेस को हैंडओवर करें, हैंडओवर किसको करें, कोई तो हो, या राजाओं को देके आ जाएं, जो राजा है वहां पे उनको दे दें, चलेगा। ऐसे तो नहीं चलेगा भाई, क्योंकि माहौल वर्ल्ड वार का था। अगर किसी को भी हैंडओवर करके चले गए और वो उसकी सिक्योरिटी नहीं कर पाए इंडिया की, तो जापानी और जर्मनी वाले 100% इंडिया को टेक ओवर कर लेंगे। कुछ भी हो सकता था, कुछ भी फेरबदल हो सकता है इंग्लैंड वाले निकले और फ्रेंच वाले यहां के जम जाएं, क्योंकि फ्रेंच वालों ने नियर बाई कंट्री को कंट्रोल कर रखा था। फ्रेंच वालों ने वियतनाम पे कंट्रोल किया हुआ था, जो इंडिया की बिल्कुल साइड में है। वियतनाम, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, इंडो चाइना, उसको कंट्रोल किया हुआ था। तो ब्रिटिशर्स के सामने एक क्वेश्चन था कि यार हैंडओवर किसको करें, कोई ऐसी स्टेबल गवर्नमेंट हो, कोई कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया हो, कोई गवर्नमेंट हो। भाई इंडिया के लोग चाहते हैं डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक चिल्ला रहे हैं, इतने साल से डेमोक्रेटिक बनेंगे। अरे तो कोई गवर्नमेंट तो हो, कम से कम किसको हैंडओवर करें, कोई ऐसा कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो जिसको हैंडओवर कर दें, कोई गवर्नमेंट का हेड हो जिसको हैंडओवर कर दें। किसको हैंडओवर कर दें, मोहम्मद अली जिन्ना को हैंडओवर कर दें, वो तो पाकिस्तान चिल्ला रहा है, बाकी इंडिया कहां जाएगा, वो तो पाकिस्तान लेके बैठा हुआ, पाकिस्तान बाकी इंडिया, वो किसको दें। समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, बड़ा कंफ्यूजन था, बहुत कंफ्यूजन था, क्या किया जाए। आखिरी में कैबिनेट मिशन बनाया गया। इंग्लैंड की पार्लियामेंट से 3 मेन मिनिस्टर छांटे गए। इंग्लैंड की पार्लियामेंट से 3 मेन मिनिस्टर, जिसको कैबिनेट मिनिस्टर कहेंगे, पार्लियामेंट के मेन मिनिस्टर मतलब कैबिनेट के मिनिस्टर हो गए, और तैयार हुआ कैबिनेट मिशन। इंडिया के लिए आ रहे हैं, भारत को आजादी देंगे, चलो जी भारत माता की जय। वो आजादी देने के लिए आ रहे हैं, ओके चलो शुरू करते हैं, आजादी दे देते हैं, आजादी दे देते हैं इंडिया को। ठीक है, वो आ गए हैं, ओके चलो। तो कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है, अब हमारी बात आती है कैबिनेट मिशन प्लान जो 1941 में बना, ओके, और इंडिया को आजाद करने के लिए ये आ रहे हैं।
भारत को आजाद करेंगे, यहां पर एक नई गवर्नमेंट बनवाएंगे, यहां का संविधान लिखवाएंगे, सारे काम जब पूरे हो जाएंगे तब इंडिया को छोड़ के चले जाएंगे। यही होने वाला है, पहले गवर्नमेंट, फिर संविधान, फिर इंडिया को छोड़ के जाएंगे। ऐसे नहीं कि किसी को भी, तो कोई और कर लेगा टेक ओवर। ठीक है, ओके। ऐसा एक बार हो रहा था, आपको बता दूं, एक बार ऐसा हो रहा था, ऐसा हिस्ट्री में एक एग्जाम्पल हुआ है, मैं बताऊं आपको। आपने कभी फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में सुना होगा। फ्रांस की क्रांति में हमने सुना है कि एक बार ऐसा हो रहा था कि इंग्लैंड की 13 कॉलोनीज अमेरिका की कॉलोनीज हुआ करती थी, अमेरिका की 13 कॉलोनीज फ्रेंच की कॉलोनीज हुआ करती थी। ठीक है ना, सॉरी क्या बता रहा हूं मैं, अमेरिका की 13 कॉलोनीज इंग्लैंड के कंट्रोल में हुआ करती थी, ऐसा है ये। ठीक है, तो इंग्लैंड के कंट्रोल में हुआ करती थी, वो लोग इंग्लैंड से आजाद होना चाहते थे। अमेरिका के लोग चाहते कि इंग्लैंड को भगा दें यहां से हम लोग। ठीक है, तो वहां के लोग रेवोल्यूशन करने लगे। अब ऐसे में फ्रांसीसियों ने अमेरिका वालों की अंदर अंदर मदद करनी शुरू कर दी, चुपके उनकी मदद करनी शुरू कर दी। ठीक है, पता है फ्रांसीसियों को क्या लालच था कि जैसे ही इंग्लैंड के लोग यहां से भागेंगे हम अमेरिका को कंट्रोल करके बैठ जाएंगे। कितना ट्रिक था। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, इंग्लैंड को भगा दिया अमेरिका वालों ने, लेकिन फ्रांस को भी टिकने नहीं दिया फ्रांस को भी कुछ नहीं मिला वहां से। तो गांधी जी बार बार यही कह रहे थे, गांधी जी यही कह रहे थे कि सुभाष चंद्र बोस बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं कि जर्मनी वालों को और जापानियों को अपने साथ मिलाकर वो ब्रिटिशर्स को भगाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा हो जाएगा कि जैसे इंग्लैंड को हम निकालेंगे बाहर और ये जापानी या जर्मनी वालों में से कोई एक इंडिया में जच के बैठ जाएगा, फिर इनको निकालो, फिर इनके लिए भारत छोड़ो आंदोलन करो। ये क्या तरीका हुआ यार, ये गलत तरीका है। जो भी करना अपने दम पे करना है, जो भी करेंगे हम करेंगे। यार तुम लोग बाहर के लोगों क्यों साथ ले रहे हो? ये जर्मनी वाले कितने घटिया लोग हैं, सैनिकों को, दुश्मन सैनिकों को पकड़ लेते फिर कैनिबलिज्म करते हैं। सच में ऐसा हो रहा था उस टाइम सेकंड वर्ल्ड वॉर में कि जब जर्मनी के सिपाहियों का खाना खत्म हो जाता तो पकड़े गए दुश्मन सैनिक के हाथ काट के और आग में पका के खा लेते थे। कैनिबलिज्म कितना अजीब था, एक आदमी को खा रहा था। इतने घटिया थे, इनको सिखाया गया था कि आदमी का मांस कैसे खाया जा सकता है। ये इन चीजों को जानते थे। तो गांधी जी हमेशा ये सोचते यार ये गलत डिसीजन है, सुभाष चंद्र बोस को आईएनए की मदद के लिए जर्मनी और जापान को साथ नहीं लेना चाहिए। बड़ा अजीब था ये। बोस गांधी जी की बात समझ नहीं पा रहे थे। हाँ, ये बात अलग है कि बाद में जर्मनी जापान वाले कमजोर हो गए 1945 में, और फिर उन्होंने 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान कर दिया गया यहाँ पे। ठीक है, कैबिनेट मिशन इंडिया में आ गया। ओके, अब देखिए कैबिनेट मिशन क्या करने वाला है यहाँ पे। ओके, कैबिनेट मिशन प्लान जिसमें कुछ 3 मेंबर बड़े मेन मेंबर थे। ठीक है, ओके, जिसमें 3 मेंबर 1946 ओके, कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन इंडिया में आया, मिशन प्लान। ओके, ये इंडिया में आया और कैबिनेट मिशन के जो 3 मेंबर मेन थे, 3 मेंबर्स मेन थे, जिसमें एक मेंबर तो था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। एक तो ये था क्रिप्स, ये पहले भी आया था इंडिया में एक बार। ये शिमला एग्रीमेंट के टाइम में आया था और फिर ये एग्रीमेंट फेल हो गया था। इंडिया के लोगों को वर्ल्ड वॉर में एंट्री कराने के लिए ये आया था, लेकिन फेल हो गया था। फिर दोबारा आया ये। एक तो ये ऑफिसर था, दूसरा ऑफिसर जो आया उसका नाम था सर लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस। ठीक है, पेंथिक लॉरेंस इंडिया में आया। थर्ड जो कैंडिडेट जो आया था उसका नाम था ए बी अलेक्जेंडर। ये इंडिया में आया। ये तीनों, इन तीनों को ही इंग्लैंड के कैबिनेट से आए हुए मिनिस्टर, यानी कैबिनेट मिशन कहा गया। इसको कैबिनेट मिशन कहा गया। इसका मेन वर्क ये था कि तीनों जाएं और इंडिया में इलेक्शन करवाएं। इलेक्शन करवाओ, पहले गवर्नमेंट बनवाओ वहां के लोगों की, जो भी पार्टी है।
मान लीजिए कांग्रेस पार्टी है, मुस्लिम लीग पार्टी है, हिंदू महासभा पार्टी है, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, या फिर कोई एचएसआर वगैरह कोई बची हुई है, आरएसएस कोई ग्रुप है, या अदर कोई फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी है, एनीवन कुछ भी हो चाहिए वहां पे, चाहे कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो, सब इलेक्शन कराओ वहां जाके, और इलेक्शन करा के वहां पर गवर्नमेंट तैयार करो, पहला काम। और जब गवर्नमेंट तैयार हो जाएगी, किसी की भी बनो, चाहे जवाहरलाल नेहरू की गवर्नमेंट बनो, कांग्रेस का जो मेन लीडर उस समय हुआ करता था, या फिर ये कहें कि मुस्लिम लीग में मोहम्मद अली जिन्ना की गवर्नमेंट बनो, किसी की भी बनो यार, हमें क्या मतलब, हमें तो गवर्नमेंट बनाने से मतलब है, ठीक है। ये आए यहां पर और इन्होंने यहां पर इलेक्शन कराए, इलेक्शन फॉर इलेक्शन, ठीक है, इन्होंने कराए इलेक्शन फॉर गवर्नमेंट, इलेक्शन फॉर न्यू गवर्नमेंट, न्यू गवर्नमेंट, ठीक है, न्यू गवर्नमेंट के इलेक्शन हुए। ओके, ये न्यू गवर्नमेंट के इलेक्शन 1946 में हुए, ये अप्रैल के लगभग के इलेक्शन थे, ठीक है, अप्रैल मई, हाँ इसको कहेंगे अप्रैल मई इलेक्शन, अप्रैल मई इलेक्शन, ठीक है, अप्रैल मई इलेक्शन ये हुए, ठीक है। 1946 में इलेक्शन करा दिए। अब इलेक्शन में एक बार पहले भी मुस्लिम लीग की पोल खुल गई थी, 1937 में एक बार इलेक्शन हुए थे, उसमें भी मुस्लिम लीग को बहुत ज्यादा सीटें नहीं मिली थी, ज्यादा सीटें किसके पास थी, कांग्रेस के पास। और इस इलेक्शन में भी क्लियर कट नजर आया कि कांग्रेस गवर्नमेंट बनाएगी। अलग अलग एरिया में उस समय दो प्रकार के स्टेट हुआ करते थे, कुछ स्टेट में इलेक्शन नहीं करवाए जा सकते थे, कुछ स्टेट में इलेक्शन नहीं होंगे, कुछ स्टेट में होते थे। दो स्टेट होते थे, एक ब्रिटिश स्टेट होते थे, ब्रिटिश स्टेट, ओके, एक होते थे ब्रिटिश स्टेट और एक होते थे प्रिंसली स्टेट, प्रिंसली स्टेट। तो जो प्रिंसली स्टेट होते थे वहां पर इलेक्शन नहीं हो सकते थे, प्रिंसली स्टेट में इलेक्शन नहीं हो सकते थे, ठीक है, क्योंकि वो राजाओं का एरिया था, रजवाड़े थे, वो इलेक्शन नहीं होने देंगे, वो अपने खिलाफ वहां इलेक्शन नहीं होने देंगे। तो प्रिंसली स्टेट अलग और प्रोविंशियल अलग, ये देखो प्रोविंशियल, ठीक है, ये कौन से स्टेट है, प्रोविंशियल। प्रोविंशियल स्टेट पे तो इलेक्शन हो ही सकते थे, प्रोविंशियल स्टेट पे इलेक्शन हो सकते थे। ब्रिटिश स्टेट जो प्रोविंशियल स्टेट है वहां तो हो सकते थे, प्रिंसली स्टेट में नहीं हो सकते थे। तो इन्होंने प्रोविंशियल स्टेट में इलेक्शन कराए और इस इलेक्शन में कांग्रेस को भारी वोट मिले और नेहरू जी की गवर्नमेंट बन गई, जवाहरलाल नेहरू की। और मोहम्मद अली जिन्ना को पेट में दर्द हो गया बहुत जोर से। ये क्या हुआ, ये क्या हो गया, ये तो बड़ा गलत बात हो गई यार, मेरी तो गवर्नमेंट नहीं बनी, मैं तो प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहा था, मैं तो राष्ट्रपति बनने के सपने देख, लेकिन भैया उसको बहुत जोर से दर्द हुआ। ठीक है, अब क्या करें, बड़ी मुश्किल हो गई, ये तो गलत काम हो गया। और भैया वो रूठ कर बैठ गए, वो रूठ गए, भाई हमें नहीं करना हमें नहीं करना, और रूठ कर बैठ गए। अब क्या करें, रूठ गए। अब कैबिनेट मिशन के तीनों आदमी सोचे यार ये तो गलत हो रहा है। वो तो बार बार ये कि ऐसे नहीं चलेगा भाई, हमारे इलेक्शन अलग होंगे, ऐसे नहीं चलेगा भाई, तुम तो कुछ भी करोगे यार, ऐसा नहीं होता है, हम कांग्रेस के मिल के साथ काम नहीं करेंगे। वो रूठ के बैठ गया बेचारा। अब उसको रूठे हुए आदमी को मनाना, अब ये भी काम ही नहीं किया बेचारा। उसको रूठे हुए को मनाना, यार तुम भाई फिलहाल इंडिया को आजाद करवा लो। उनका ये कहना था कि भाई तुम मिलके ना एक बार यार, मुस्लिम लीग कांग्रेस सब मिलके एक बार गवर्नमेंट बना लो, फिर उसके बाद चाहे हिंदुस्तान बनाओ, चाहे पाकिस्तान बनाओ, चाहे कोई सा भी स्थान बनाओ, हमें कोई मतलब नहीं है, तुम एक परमानेंट गवर्नमेंट लेके हैंड ओवर तो लो, कम से कम हैंड ओवर ले लो एक बार, ठीक है, मानो हमारी बात यार, ऐसे मत करो, हैंड ओवर लो एक बार, पूरा इंडिया तुम्हारे पास आ जाएगा, फिर इसके तुम 2 टुकड़े करो, चाहे इसके 50 करो, हमें कोई मतलब नहीं, हमें जाने दो यहां से, हम तुमसे दुखी हो लिए। क्योंकि वो बार बार रूठते मनाते वाला सिस्टम खराब हो रहा था। तो अब ये तीनों कह रहे हैं इसके भाई मान जा बात को, वो नहीं मान रहा, ठीक है। आखिरी में कांग्रेस के साथ मिलना ही पड़ा, कोई रास्ता नहीं छोड़ा। मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना को अपना पेट पकड़ा और वो उसके साथ ही बैठ गया, ठीक है भाई हम भी शामिल हो जाएं, कोई बात नहीं, देखा जाएगा जो होगा। वो मिल गए, कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी। यहां पर गवर्नमेंट किसकी बनी, कांग्रेस, कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी। प्रधानमंत्री कौन बनेगा, पीएम नेहरू, पीएम JL नेहरू, JL नेहरू। अब आपको बताइए JL नेहरू कौन है, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू है, सबको बताइए कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू है। इन्होंने अपनी गवर्नमेंट बना ली है
कांग्रेस की गवर्नमेंट बन गई है, अप्रैल मई के इलेक्शन के बाद बन गई है, ठीक है। और अब इसमें जबरदस्ती किसको ऐड होना पड़ रहा है, मुस्लिम लीग को क्योंकि अब कोई रास्ता नहीं छोड़ा, अब कोई रास्ता नहीं है। तो इसमें अब जिन्ना भी जुड़ गए हैं, मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्ना जी भी इसमें जुड़ गए हैं, ओके। और ये बन गई है कोलिएशन गवर्नमेंट, ये क्या बन गई है, कोलिएशन गवर्नमेंट। अब ये क्या बन गई है, कोलिएशन गवर्नमेंट, संगठन की सरकार बन गई, संगठन की गवर्नमेंट बन गई, आपस में दोनों मेल जोल करके हो गए तैयार। चलो एक काम तो पूरा हुआ, कैबिनेट मिशन का पहला काम पूरा हुआ, चलो एक चीज में तो सहमति हुई। अब बात आती है कि संविधान लिखो भाई, लेकिन संविधान खाली कांग्रेस नहीं लिखेगी, अगर कांग्रेस लिखेगी तो फिर एक तरफा हो गया सारा कुछ, वो अपनी मनमर्जी के रूल लगाएगी। इसमें मुस्लिम लीडर भी होंगे, इनमें हिंदू लीडर भी होंगे, इसमें सिख भी होंगे, इसमें जाटव भी होंगे, इसमें अहीर भी होंगे, इसमें दलित ग्रुप भी होगा, इसमें जो है सारी कम्युनिटी के लोग होने चाहिए, ऐसा कुछ डिसाइड करो। क्योंकि इंडिया अलग अलग वैरायटी का है, सबको पता है 1200-1500 के लगभग तो डायलेक्ट है, बोलियां बोली जाती है, और कम से कम मेरे हिसाब से 100 से ज्यादा धर्म है यहाँ पे, 100 से ज्यादा धर्म है। हिंदू में भी कई कन्वर्ट हैं, हिंदू में भी कोई यदुवंशी है, कोई राम वंशी है, कोई जो है कन्हैया वंशी है, कोई कोईसा वंशी, कोई कोइंसा वंशी। एक हिंदू में भी कई वंशी होते हैं, नहीं सुना आपने कभी, रघुवंशी, कोई यदुवंशी, कोई कितने सारे वंशी हैं। तो 100 से ज्यादा तो यहाँ कम्युनिटी बटी हुई है, हिंदुओं में अलग अलग है, और मुस्लिम में सिया सुन्नी हो गए, फिर दलित ग्रुप हो गए, उनमें भी 2-3 कैटेगरी होती है, सब में अलग अलग कैटेगरी थी। तो 100 से ज्यादा रिलीजन के लोग आने थे और सब कुछ। फिर राजे रजवाड़े भी थे भाई, ये देश तो राजे रजवाड़ों का भी है, नवाब राजा निजाम ये भी तो आएंगे भाई, इनका भी एरिया है ये, संविधान तो उनके लिए भी लिखा जाएगा। क्योंकि अब तुम राजा रजवाड़े रखना ही नहीं चाहते, भारत को लोकतांत्रिक बनाना चाहते हो, डेमोक्रेटिक बनाना चाहते हो, तो फिर संविधान तो सबका ही बनेगा भाई, सबका ही बनेगा। तो फिर इलेक्शन करवाओ भाई, अब करवाओ इलेक्शन, सभा के इलेक्शन। अब सभा के इलेक्शन के टाइम में भी फिर मोहम्मद अली जिन्ना फिर पेट में दर्द होगा, कि उसे पता है कि फिर कुछ नहीं मिला, तो उसे फिर वही दिक्कत है, उसकी प्रॉब्लम कोई सॉल्यूशन कर नहीं सकता था। कहते हैं कि आजादी से पहले अभी 16 अगस्त को, ठीक है, इन्होंने क्या किया, मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 16 अगस्त, ठीक है, 16 अगस्त 1946 इन्होंने बहुत बड़े बड़े प्रदर्शन किए थे। 16 अगस्त को मोहम्मद अली जिन्ना की लीडरशिप में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पार्टी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, AIML, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, मोहम्मद अली जिन्ना की लीडरशिप में, ठीक है। कौन है, मोहम्मद अली जिन्ना। अब इन्होंने क्या किया था, 16 अगस्त के दिन पाकिस्तान के डिमांड को बहुत हाई लेवल पे कर दिया था, डायरेक्ट एक्शन डे मनाया। याद रखना, कभी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि मोहम्मद अली जिन्ना और ऑल इंडिया पार्टी का जो डायरेक्ट एक्शन डे कौन सा था, लड़कर लेंगे पाकिस्तान, डायरेक्ट एक्शन डे ये मनाया गया था। इसमें स्लोगन था इनका, सीधी कार्रवाई दिवस। इसको हिंदी में पढ़े तो हम कहते हैं सीधी कार्रवाई दिवस। सीधी कार्रवाई किस में बिठानी थी ये कार्रवाई किस में बैठनी थी, इन पे बैठनी थी। ये जो आए थे ना कैबिनेट मिशन, इनको भगाएंगे यहाँ से, और कुछ नहीं लेना देना, इनको भगाएंगे यहाँ से। ये बड़ी मुश्किल से यहाँ लाए हम लोग इंडिया को आजाद कराने के लिए, अब ये भाग जाएंगे यहाँ से, इनको इतना दुखी करेंगे ये, ठीक है। अब होता क्या कि डायरेक्ट एक्शन डे बड़ा ड्रामेटिक चल रहा था, ड्रामा चल रहा था, एक तरह से ड्रामा हो रहा था कि भाई ये होगा वो होगा, ऐसे सारा माहौल चेंज हो रहा था। डायरेक्ट एक्शन डे में लड़कर लेंगे पाकिस्तान नारा लगाया गया, और पाकिस्तान चाहिए। लेकिन ये पाकिस्तान एक्चुअल में है क्या, मोहम्मद अली जिन्ना ये कहता था कि भाई गंगा नदी और यमुना नदी जब लास्ट में बंगाल में पहुंचती है और अच्छी अच्छी मिट्टी बिछाती है, तो ये सुनहरी सुनहरी मिट्टी, बढ़िया फर्टाइल लैंड वो तैयार करती है। सुंदरवन डेल्टा बंगाल का जो पूरा डेल्टा है, वो देवताओं की, यानी कि जो हमारे अल्लाह हैं
उनकी पवित्र स्थान है, पाक स्थान है, पवित्र को वो पाक बोलते हैं, पाक स्थान है, वो एरिया में चाहिए, वो एरिया में चाहिए। ओके, दूसरा इंडस रिवर जो ऊपर से बहती हुई उधर सिंध एरिया में चली जाती है, सिंध एरिया में बहुत अच्छी मिट्टी का जमावड़ा करती है वो, और वहां पे डेल्टा बनाती है, वो पवित्र पाक स्थान भी हमें चाहिए। उन्होंने 2 हिस्सों की डिमांड कर दी इस दिन, डायरेक्ट एक्शन डे, और इनके सामने इन्होंने जो है नारेबाजी की, जबरदस्त डांस दिखाया मतलब वो चाहते ही थे कि ये भागे यहां से और हमें अपनी मर्जी करने दे, ठीक है। अब ये भी सोच के आए थे, ये भी कुछ सोच के आए थे, ये भागने वालों में से नहीं थे, ये भी इनको भेजा गया था कि वापस आ गए तो टांगे काट देंगे, करके आना ठीक है, इनको भी करके ही जाना था। ये भी अक्कड़ और ये भी अक्कड़, सब तैयार था, सब एक से एक मेंटल खोपड़ी थे, एक से एक धुरंधर थे, ठीक है। ओके, तो अब होता क्या है कि ये तैयार हो गए, ठीक है। ब्रिटिश स्टेट इनके इलेक्शन हुए, अब क्या करते हैं कि गवर्नमेंट बन गई, अब इलेक्शन करवाएंगे, जुलाई इलेक्शन हुए। ये जो डायरेक्ट इलेक्शन डे था ना, इससे पहले असेंबली के इलेक्शन हो गए थे, जुलाई में असेंबली इलेक्शन हुए थे, फिर इन्होंने डायरेक्ट इलेक्शन डे मनाया था, ठीक है। अब देखिए असेंबली मतलब, असेंबली का मतलब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। ये देखो, अब हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लिखने वाली, कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाली कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, जो इसको राइट करेगी उस असेंबली की बात हम कर रहे हैं। अब असेंबली में कितने मेंबर होंगे और कितने नहीं होंगे, उनकी बात हो रही है, उन इलेक्शंस की बात हो रही है। इलेक्शन जुलाई 1946, ये देखो क्या वही हो रहा है जो हम सोच रहे थे। पहले गवर्नमेंट बनाएंगे, बन गई गवर्नमेंट, नेहरू की गवर्नमेंट, अप्रैल मई इलेक्शन, ओके। फिर उसके बाद में क्या बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे, असेंबली की इलेक्शन हो गई, कॉन्स्टिट्यूशन लिखना पड़ेगा। अच्छा, उस समय जितने मेंबर आए इलेक्शन के टाइम में, बहुत ज्यादा मेंबर इकट्ठे हो गए थे, जबकि इतने लोगों की जरूरत नहीं थी हमें इस असेंबली में, क्योंकि अलग अलग जगह से लोग आने थे। तो 799, 800 से भी ज्यादा मेंबर इकट्ठे हो गए, हम लिखेंगे, हम लिखेंगे, हम लिखेंगे, हम लिखेंगे। ये क्या मतलब हुआ यार, सारे लोग लिखोगे तो हम क्या करें तो वो सारे आ गए यहाँ पे अलग अलग एरिया से। 799 मेंबर चुन लिए गए, 799 मेंबर जो है आए स्टार्टिंग में, लेकिन इतने मेंबर हमें नहीं चाहिए थे, हमें इतने मेंबर की जरूरत नहीं थी भाई। ज्यादा मेंबर होंगे तो ज्यादा डिबेट करेंगे, ज्यादा आर्गुमेंट करेंगे, ज्यादा मेंबर होने से कोई अच्छा काम थोड़ी ना होगा, ठीक है। कम मेंबर चाहिए हमें, ज्यादा मेंबर नहीं चाहिए। और ज्यादा मेंबर की बजाय उन्होंने फिर डिसाइड किया कि भाई कुछ मुस्लिम लीग के रख लो, कुछ कांग्रेस के रख लो जो मेन है, और फिर उसी हिसाब से, और जो भी अलग अलग पार्टी सबके जो है, किसी के 5 है तो किसी के 2 ले लो, किसी के 15 है तो उसमें से 5 ले लो, इस तरह से जो थोड़े थोड़े घटा दो इसमें से। और घटाने के बाद जो फाइनल स्कोर बना वो था, ठीक है, 389 मेंबर, यानी कि 31 अक्टूबर तक इतने मेंबर तय हो गए थे। 31 अक्टूबर तक 1946 तक ये टोटल मेंबर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के थे। 389 मेंबर पे रुक गया मामला कि भाई इतने मेंबर हम रखेंगे और संविधान लिखेंगे। क्या बनाना चाहते हैं इंडिया को, क्या चाहते हैं हम इंडिया कैसा बने, एक ऐसा कंट्री जिसमें सबको फ्रीडम ऑफ रिलीजन हो, एक ऐसा कंट्री जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, एक ऐसा कंट्री जिसमें फ्रीडम ऑफ लिव एनीवेयर, फ्रीडम ऑफ लिव एनीवेयर, कहीं भी हम रहें कोई समस्या नहीं है, ठीक है। एक ऐसा कंट्री जिसमें लोगों को अपने रिलीजन को अपनाने और छोड़ने की आजादी हो, कि वो अपने किसी रिलीजन को अपनाए और बीच में चाहे तो छोड़ भी सके, इस तरह की चीजें। उसको किस प्रकार से पूजा पाठ करनी है, वो इस तरह से अल्लाह का नाम ले, नाम सुमरण करे, जो भी है वो कर सके, कोई आपत्ति ना हो, ठीक है। एक वो अगर भगवान की इस तरह से पूजा करना चाहे, टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन एट एनी स्टेज, वो किसी तरह भी कर सके, ठीक है। वो इस तरह पूजा कीजिए, वो इस तरह से पूजा कीजिए, वो ट्राइबल जो होते हैं उनकी तरीके से पूजा करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये शर्त है कि एक की पूजा पाठ से दूसरे को डिस्टरबेंस ना हो, कम से कम ऐसा ना हो कि साइड में जो है कोई मुस्लिम परिवार रह रहा है, बेचारे पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग हैं, और हिंदू अपने जो रामचरितमानस
करवा रहा है और ऊपर एक लाउड स्पीकर लगा दिया और उस लाउड स्पीकर का मुंह उस मुस्लिम परिवार की तरफ ही कर दिया। अब सारे दिन वो रामचरितमानस कर रहा है, उस बेचारे को सुना रहे हैं। यार ये तो टॉर्चर ये तो गलत बात है। ऐसा थोड़ी ना होता है कि आप रामचरितमानस करो और उसको आप वो भोपू उसकी तरफ कर दो, ये गलत बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके धर्म की वजह से कोई दूसरा टॉर्चर ना हो, ऐसा प्लीज ना हो, ठीक है। ऐसा मुस्लिम को भी नहीं करना कि अल्लाह की पूजा कर रहे हैं, भगवान अल्लाह की जो है उसमें आप कर रहे हो तो आप अपने लाउड स्पीकर जो है किसी, और कम से कम स्कूल से दूर रखो, स्कूल कॉलेज से दूर रखो ताकि बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। या तुम्हारे अल्लाह भगवान कहीं भी तुम करोगे या भगवान कृष्ण जो भी है वो कहीं भी सुन लेंगे यार, उनकी तो क्या दिक्कत है। तो इस तरह के नियम बनाने थे। नेहरू जी ने एक बड़ा सा प्रियम्बल लिख लिया, प्रियम्बल में यही बातें लिखी कि इंडिया को ये बनाना है, वो बनाना है, ये करना है, वो करना है। एक बड़ी सी एक टारगेट सेट कर लिया। एक शॉर्ट नोट्स जो बच्चे बनाते हैं ना, शॉर्ट नोट, उसने एक पेज का शॉर्ट नोट बनाया और भाई मैं लेके जाऊंगा और सबको बताऊंगा भाई ये करना है, अब हमें ये बनाना है इंडिया को, फ्रीडम, ये फ्रीडम, वो फ्रीडम, ये करना है, वो करना है, ये सारे वर्ड वो डिसाइड करके एक पेज का प्रियम्बल बना के ले गया। तो इस तरह से हमने देखा कि जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है बड़े ड्रामेटिक मोड में था, एक गजब के मोड में था, ठीक है। और अब अगले पार्ट में हम देखेंगे कि किस तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम स्टार्ट करेंगे। पहली मीटिंग होगी, दूसरी मीटिंग होगी, 2 मिनट, ठीक है, दूसरी मीटिंग होगी, तीसरी मीटिंग होगी, किस तरह चीजें होंगी, पूरा एक सिस्टम, पूरा एक इतिहास बन जाएगा। बहुत मजेदार वीडियो होने वाला है, सेकंड वीडियो, ठीक है। तो देखते रहो, मजे करते रहो, बढ़िया सी पढ़ाई करो। ओके, थैंक यू, बाय।